सो हे बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप सो बहुत अच्छे होंगे। अगेन वेलकम टू आवर फ्री स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दलीय व्यवस्था यूनिट 5 की। ठीक, इसका ये पार्ट 3 है। डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। इसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले ऑलरेडी इसी सेम चैप्टर पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनी हुई है। अगर आप नए हो और आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, फटाफट जा कर के वो देखो। और उन दोनों ही पार्ट में हमने लमसम अपने जो है टॉपिक कवर कर लिए हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का जो नाम था वो था दलीय व्यवस्था। इसमें हमने राजनीतिक दल क्या था बहुत अच्छे से समझा पार्ट 1 में, और उसके कितने प्रकार थे ये भी बहुत अच्छे से समझा। फिर पार्ट 2 में हमने इसके कार्य समझे और उन कार्यों के आधार पर कितने दल है ये भी हमने बहुत अच्छे से समझे। ठीक है, तो ये तीनों ही टॉपिक हमने अच्छे से पढ़े। सॉरी, चारों के चारों टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़े। फिर उसके बाद जो राजनीतिक दल थे वो किसी भी देश में 3 ही रूप में देखे जा सकते हैं। या तो उनमें एक पार्टी होगी, या फिर एक से ज़्यादा होगी, या फिर कई सारी पार्टियां होंगी जिनको गठबंधन कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस पार्ट में हम एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट को देखेंगे। ठीक, तो ऑल ओवर हम यहाँ पे यही चीज़ें कवर करेंगे। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों एंड आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जाकर के आप वो ग्रुप ज्वाइन करो। और ये आपका वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस के PDF मिल जाएंगे। एंड अगर आपके पास कोई डाउट वगैरह होता है तो आप हमसे वहाँ पूछ भी सकते हो। और उसके अलावा अभी हम कुछ दिनों के बाद एक वीडियो लेकर के आएंगे जो कि होगा आपके पोल साइंस के पेपर पर। पोल साइंस इट मीन्स कि जो आपका पोल साइंस का डिसिप्लिन सब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर हम लेकर के आएंगे। उसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर पहले ही आइडिया बता देंगे कैसा कैसा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। बच्चे बोल भी रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। आप में से कई बच्चों के कमेंट वगैरह आए थे मेरे पास, तो हम सिर्फ उसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैम्पल पेपर जस्ट फॉर आइडिया के लिए मैं लेके आ जाऊँगी। बट आपको उससे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। पहले हम सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद हमारी वीडियोस जो होगी सैम्पल पेपर वगैरह पे होगी। ठीक है, तो ये हम करेंगे। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इन तीनों ही व्यवस्थाओं को और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट को 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, एंड एट द एंड हम इसमें एक छोटा सा कंक्लूजन निष्कर्ष भी पढ़ेंगे। और ये देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में दिखाया गया था। इस चैप्टर से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चीन के विशेष संदर्भ में किस दलीय व्यवस्था को बताना है? एक दलीय व्यवस्था को बताना है। ठीक है, और इसकी विशेषता यानी कि हमें इसके गुण बताने होंगे, ये हमें वहाँ पे बताना है। अभी क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है, बस आपको टॉपिक और जो चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। यहाँ क्या है, जो राजनीतिक दल है उसी व्यवस्था को 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। अब इसके कुछ गुण भी है, कुछ दोष भी है। ये अगर एक देश में, मान लो हमारा भारत देश है, ठीक है, भारत देश में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। यहाँ पे कई सारी पार्टीज़ मिलेगी आपको, राजनीति में कई सारी पार्टीज़ है। कुछ पार्टीज़ जनता के लिए अच्छे काम कर रही है, कुछ पार्टी जनता के लिए बुरे काम भी कर रही है। वो अपने स्वार्थ के लिए जो है वोट प्राप्त करती है। कुछ का ऐसा भी कहना है, कुछ का ऐसा कहना है जो करती सही है लेकिन बाकी पार्टियां उनको जो है समर्थन नहीं देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो केंद्र स्तर पर अभी किसकी सरकार है? BJP की सरकार है केंद्र स्तर पर। वहीं आप देखो दिल्ली में, मैं भारत कह रही सॉरी, दिल्ली में आप देखो तो दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की। ठीक, कई बार ऐसा कहा जाता है कि केजरीवाल जी है ना, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि कई बार वो दिल्ली की उन्नति के लिए सोचते हैं लेकिन केंद्र की तरफ से जो है कोई भी रिप्लाई नहीं आता, यानी कि उनको रुकावट कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है, हालांकि वो अच्छा काम कर रही है। तो इस तरीके से कई सारी पार्टीज़ होती है राजनीति में जो आपस में समर्थन देने से कई बार आपस में टकराती भी है। समर्थन भी होता है, टकराती भी है। साफ कहने का मतलब ये है, किसी भी देश में अगर कोई भी व्यवस्था अपनाई जाती है तो उसके गुण और देश दोनों ही वहाँ गुण और दोष दोनों ही वहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम वही पढ़ेंगे, हम 1 बाय 1 करके इसके नेगेटिव पॉइंट भी देखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था को इंग्लिश में कहा जाता है 1 पार्टी सिस्टम। ठीक है, फिर पार्टी सिस्टम ओनली। इसका जो है एक दूसरा नाम भी है जिसको सिर्फ और सिर्फ
एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक दलीय व्यवस्था, वन पार्टी सिस्टम। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है ना कि सरकार बनाने वाली एकल राजनीति दल समानता के राज्य के संविधान पर आधारित होती है। यानी कि अगर किसी देश में एक दलीय व्यवस्था अपनाई जा रही है तो उसका पूरा वर्णन उस देश के संविधान में किया जाएगा, तभी वो वैध माना जाएगा, अन्यथा नहीं। ये चीज़ है, यानी कि उस पार्टी का पूरा जो वर्णन है उस देश के संविधान में किया जाएगा, और जो बाकी पार्टीज होगी उसका कोई भी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, उसको एक गैर कानूनी मान लिया जाएगा, क्योंकि उस देश में सिर्फ एक दलीय व्यवस्था अपनाई गई है। इसीलिए प्राथमिकता किसको होगी? एक पार्टी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप चीन ले लो। चीन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन रह सकता है, बाकी कोई भी पार्टी राजनीति में नहीं देखी जाती। ये जो व्यवस्था होती है वो शासन प्रभुत्व को व्यक्त करती है, यानी कि यहाँ पर शासन की जो प्रभुत्व होती है ना, उन्हीं का वर्चस्व देखता है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्रणाली है वह एक सत्तारूढ़ का रूप ले लेती है, यानी कि निरंकुश भी बन जाती है। दलों के प्रति भी जो है कई बार नाकातानी भी देखी जाती है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है उसका। राजनीतिक विरोधियों को समाहित करने का प्रयास करती है, या फिर अतिवादी यानी कि अत्यधिक ज़्यादा बोझ वाले स्थिति में उन सभी विरोधी दलों का क्या कर देती है? ये दमन भी कर सकती है। जैसे आपको याद हो, अगर आपने 12th क्लास की पोल साइंस पढ़ी हो, हमने एक चैप्टर पढ़ा था दो ध्रुव, जिसमें हमने जो पढ़ा था एक सोवियत संघ के बारे में पढ़ा था, याद होगा आपको। एक सोवियत संघ के बारे में पढ़ा था और एक पढ़ा था अमेरिका के बारे में, राइट। अमेरिका के बारे में हमने ये देखा था कि जो सोवियत संघ है वहाँ पर एक पार्टी का शासन है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था। अब जब देखा आपने कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ पर, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का कई बार क्या होता था, अब उस देश में तो और कोई शासन हो नहीं सकता था, क्योंकि एक ही पार्टी सिस्टम था। इस पार्टी के अलावा किसी और को प्रभुत्व दिया नहीं जाता था वहाँ पे। तो कई बार क्या होता था, ये पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती थी, जिसके प्रति क्या होता था ना, जनता के प्रति एक आक्रोश, और लोगों को लगता था कि ये हमारे ही विरोध का है, और अगर लोग उसका दमन करते थे तो क्या करती थी सरकार? उनका खात्मा ही कर देती थी। ये होता था। सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये जो है इनका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक विचारधारा राज्य की एक दलीय व्यवस्था क्या करती है? ये आधार बनती है, यानी कि एक दलीय व्यवस्था उसी देश में बनाई जा सकती है जिस देश में एक ही विचारधारा अपनाई गई हो। सोवियत संघ जैसे देश में जैसे मार्क्सवाद हो गया, लेनिनवाद हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता जो थे, ये दर्शाने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे इन दलों को अस्तित्व में लाने के लिए पारिस्थितिक निर्माण में सहायता होनी चाहिए। जो राष्ट्रवाद की विचारधारा रखते हैं, यानी कि जो राष्ट्र प्रभुत्व को बढ़ोतरी देते हैं, ये एक दलीय प्रभुत्व को भी महत्वपूर्ण देते हैं। जैसे जर्मनी में नाजी दल और इटली में मुसोलिनी की जो फांसीवादी एक विचारधारा थी, ठीक है, उसको प्रमाणित करने का ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फांसीवाद वो था कि इस देश में क्या होता था कि अगर कोई भी पार्टी की बात नहीं मानेगा तो उसको डायरेक्ट फांसी दे दी जाएगी, ये होता था। औपनिवेशिक शासन के प्रहार से स्वतंत्रता की प्राप्ति से भी मुक्ति और स्वतंत्रता के आह्वान की भूमिका होती थी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पर दिए गए हैं। और कई बार इन व्यवस्था की प्रकृति इस हद तक चली जाती है कि ये एक अधिनायकवादी यानी कि बहुत ज़्यादा कुशासन करने का एक रूपांतरण रूप ले लेती है। अब हमने एक दलीय व्यवस्था क्या होती है हमने देख लिया। अब हम इसके पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट में विशेषता ले लो, ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है, ये सब बता सकते हो आप। एक दलीय व्यवस्था के कारण क्या होता है कि विरोधियों के अभाव होते हैं, ठीक है, विरोधियों का कम होता है। एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी को उतनी कोई इम्पोर्टेंस मिलेगा नहीं, तो लोगों के बीच क्या है, एक विरोध का अभाव कम होता है, मतलब अभाव ही रहता है, ठीक है। और इसी के कारण जो होता है शासन में क्या होती है, दक्षता आती है, यानी कि पावर आती है। लंबे समय तक एक ही शासन का सरकार में रहने का जो है एक स्थिरता राजनीति बनी रहती है, अधिक संभावना होती है इस चीज़ की। राजनीतिक अभियानों पर संसाधन, धन और समय की बर्बादी की अनुमति नहीं देता है, ये सबसे अच्छा पॉइंट है इसका। विभिन्न राजनीतिक दलों के संघर्ष के अभाव में ये जो राष्ट्रीय एकता को सफलतापूर्वक स्थापित करती है, क्योंकि जनता में विचारधारा एक ही होती है, तो क्या होती है कि गुटबंदी को भी कम करता है।
तो ये कुछ विशेषता और गुण हो गई। अब इसकी हम दोष देखेंगे कि नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, सबको एक दृष्टि के समान नहीं माना जाता। अगर एक पार्टी है तो सभी उसी को प्राथमिकता देंगे। मतदान के रूप में जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। अगर वो पार्टी जनता के प्रति निरंकुश है तो भी जनता को उसी को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। सरकार की प्रकृति जो है वो तानाशाही भी हो सकती है, ठीक। जो नागरिकों यानी कि जनता के प्रति उदारवाद और जो है जवाबदेह नहीं होगी। शासन में एक पारदर्शिता का जो है अभाव रहता है। तो इन्हीं कारणों के कारण जो है एक दलीय व्यवस्था की खोज की गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दो दलीय व्यवस्था। अब दो दलीय व्यवस्था में क्या होगा, सिंपल सा चीज़ है। दो दलीय व्यवस्था में एक से ज़्यादा पार्टी होगी, ठीक है। ये एक दलीय व्यवस्था का ही उलट रूप है। इसमें दो सत्ता जो होती है वो दो दलों के हाथ में आने की संभावना होती है। चुनाव में बहुमत होता है, जिसकी पार्टी ज़्यादा होती है वो इसका जो है विजयी घोषित होता है। अमेरिका हो गया, माल्टा हो गया, ये देश हो गए, इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। पॉजिटिव पॉइंट हम देखते हैं फटाफट। कई विचार को ये मत दिया जाता है कि दो दलीय व्यवस्था केंद्र के वाद को प्रोत्साहन देती है, यानी कि केंद्र शक्ति पर प्रोत्साहन देती है। जो दल होते हैं यानी कि जो पार्टी होती है वो जनता की इच्छाओं के प्रति जवाबदेह और जागरूक होती है। अगर जनता को एक पार्टी नहीं पसंद, वो दूसरे की तरफ उन्मुख हो सकती है, ठीक है। तो एक सरल शासन होता है और स्थिर भी रह सकता है केंद्र तक। ये जो व्यवस्था है कम मतदान विकल्प उपलब्ध कराती है, जिसको सुलझाना और सुलझाना बहुत अच्छा है। संगठित रूप होता है यानी कि मजबूत रूप होता है। विरोधी कम मिलते हैं, उतने विरोधी होती नहीं। रचनात्मक होती है, आलोचना करते वही है जो इसके विपक्ष में होते हैं। अब इसका देखेंगे हम नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, इसे प्रतिस्पर्धा कम होती है, ठीक है। मतदाताओं के पास विकल्प उपलब्ध होने के कारण भी इसकी आलोचना की जाती है। अब आलोचना हर पार्टी की होगी। अंतर्दलीय जो है समझौते को प्रोत्साहन देती है, यानी कि अंतर्दलीय समझौता क्या होता है, ये इनके अंदर है कि अगर दो पार्टियों के बीच में मतभेद है तो वो आपस में सुलझा लिया जाए। ये बहुत ही अच्छा जो है वो होता है। अगर वो आपस में सुलझा लेगी तो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसके पीछे भी इसकी आलोचना की जाती है कि अंतर्दलीय समझौते पर प्रोत्साहन देती है, जबकि एक्चुअल में ये चीज़ अच्छी है। रोज़ का मत होता है कि दो दलीय व्यवस्था में दो बहुमत वाले दल विभिन्न दलों में आवाज़ उठाने में विफल रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्दलीय पर समझौता पर जोर देते हैं। थर्ड जो टॉपिक है वो है आपका बहुदलीय व्यवस्था। अब बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है, ये एक सार्वजनिक मुद्दों पर आधार बनाती है, राजनीतिकरण का आधार बनती है, और ये आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा है। आधुनिक युग में यही है, ठीक है। कोई भी मुद्दा है, समावेशी राजनीति, संसाधन आदि हेतु पर वैचारिक रूप में नवाचार के मार्ग खोलती है। नवाचार यानी कि नए विचार। इस व्यवस्था में राजनीतिक दल जो होती है वो राजनीति के अखाड़े में मौजूद तो होते हैं, और सत्ता हासिल करने के लिए सरकार बनाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भी करती है। भारत, जर्मन, न्यूजीलैंड जैसे देश जो है इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। ये जो व्यवस्था है वास्तव में अलग अलग विचारधारा वाली होती है, ठीक है। देशों को सरकार बनाने का अवसर मिलता है। समाज के विभिन्न वर्गों के पहचान का एक प्रतिनिधित्व यानी कि उनके सामने एक छवि बनती है कि नए नए समाज के लोग इसके अंदर भागीदारी दे सकते हैं। मतदाताओं के पास कई सारे विकल्प होते हैं। समावेश की प्रकृति में एक व्यवस्थित रूप देखा जाता है। बहुदलीय व्यवस्था जो होती है प्रकृति में बिल्कुल पारदर्शित होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, आर पार यानी कि जो है वो दिखेगा। क्योंकि यह प्रकृति में क्या होता है, समावेश होता है, और समाज के विभिन्न वर्गों की क्या होती है, भागीदारी भी होती है, ये सब चीज़ें होती है। एक दलीय व्यवस्था और दो दलीय व्यवस्था के विपरीत, इसके अगेंस्ट बहुदलीय व्यवस्था स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करती है। तानाशाही पर क्या करती है, ये अंकुश लगाती है। और ये जो व्यवस्था है वो ज़्यादातर लोकतंत्र में देखा गया है, ठीक है। लोकतंत्र की प्रकृति को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। जनता की राय में बदलाव लाने के लिए बहुत ही सरल व्यवस्था ये बनती है। अब इसका दोष देखते हैं कि नेगेटिव पॉइंट,
कई बार इसमें क्या होता है कि विभिन्न दलों के बीच में गठबंधन का सरकार बनती है और आपस में उसके बीच में अस्थायी की अविश्वास पैदा होता है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बहुदलीय व्यवस्था जो देश होते हैं वो प्रेम शंकु संसद की परिस्थितियों का सामना करते हैं। अब प्रेम शंकु संसद क्या होता है ये आप लोग हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार के कई पहचानों की उपस्थिति होने के कारण नीति निर्माण में क्या होती है, कठिनाई हो सकती है। ठीक, कई सारी व्यवस्था होती है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पे एक सिंपल चीज़ है, गठबंधन क्या होता है। गठबंधन नहीं भी पता, मैं बता देती हूँ, हालांकि आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा। मान लो किसी देश में 3 पार्टी है, ठीक है, पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, हम मान लेते हैं। ठीक, पार्टी ए है, पार्टी, इलेक्शन हुआ, पार्टी ए को मिले 10 वोट, ठीक, पार्टी बी को मिले 9 वोट और पार्टी सी को मिले 5 वोट। ठीक है, सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, पार्टी ए को। जीतेगा कौन, पार्टी ए। लेकिन पार्टी बी को भी तो वोट मिले हैं, सिर्फ एक ही वोट से तो वो अपनी सरकार नहीं बना पाई है। और पार्टी सी की तो बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें वो पार्टी है, इसमें तो बहुमत भी नहीं मिला, आधे का 1 भाग ज़्यादा भी नहीं है, आधा ही है। ठीक है, तो पार्टी सी का नहीं है, तो अभी के लिए बहुमत किसके हाथ में है, पार्टी ए के हाथ में है। ठीक, वहीं देखो पार्टी बी जो है ना वो भी अपना बहुमत बना सकती है, लेकिन उसके पास बहुमत कम है। ठीक, तो अगर ये आपस में बात कर ले तो ये और ये मिला करके अपने दोनों वोट बना लेंगे और एक गठबंधन की सरकार बन जाएगी, यानी आपस में बंधन करके एक सरकार बना लेंगे जिसको गठबंधन बोल देंगे। ठीक है, अगर गठबंधन सरकार बना ली जाए, ठीक, अब पार्टी ए और पार्टी बी एक साथ होकर काम कर रही है, एक साथ होकर सरकार बना रही है। अब सरकार बनाते टाइम पर व्यवस्था अलग अलग रूल बनाएगी, कानून बनाएगी जनता के लिए। अब कई बार क्या होगा, हो सकता है इनके बीच में ना आपस में किसी चीज़ को लेकर के मतभेद पैदा हो जाए, मतभेद। पार्टी ए अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलेगा, पार्टी बी अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलेगा। तो कई बार इसके अंदर क्या होता है, कई सारी व्यवस्थाएं उपस्थित होती है गठबंधन सरकार में और नीति निर्माण में क्या होती है, कठिनाई पैदा होती है। उनको कई सारी चीज़ें सबके साथ बैठ करके जो है नीति निर्माण करनी पड़ेगी। नीति का जो क्रियान्वयन होता है ये जो होता है दल के अंदर विभिन्न विचारधारा और चर्चाओं पर निर्भर होता है, जो कि मैंने अभी बताया। आपस में जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तब तक किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। सरकार का जो निर्माण होता है वो राजनीतिक दलों में होने वाली सौदेबाजी, पारदर्शिता का अभाव के रूप में होता है और भ्रष्टाचार का एक उन्नत रूप होता है। गठबंधन सरकार में भाषा, ये क्षेत्र दलों की उपस्थिति क्षेत्र विशेष के विकास को राष्ट्र विकास की तुलना में अधिक महत्व देती है, यानी कि यहाँ पर राष्ट्र का विकास ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ऐसा कहा गया, आलोचकों का तर्क है ये। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत है। ठीक है, भारत इसका एग्जाम्पल हो सकता है, सबसे बड़ा नहीं बोलूँगी लेकिन भारत में भी ये देखा गया है। अब देखो हमने ऑल ओवर टॉपिक कवर कर लिए, ये भी कवर हो गया। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, उसके 3 पार्ट्स कौन से हैं, ठीक है, कंपोनेंट, उनके वर्क क्या है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रिंसिपल, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा। और उनके दल पे इसको कितने प्रकार में बांटा हुआ है ये, फिर 1 सिस्टम, 2 और ये कई सारे सिस्टम्स जो है हमने यहाँ पर पढ़े। ठीक है, तो ये हमने ऑल ओवर चैप्टर अपना कवर कर लिया है। यूनिट 5 आपका ख़त्म हो चुका है, अब यूनिट 6 आएगा बहुत जल्दी आपका। ठीक है, तो यूनिट 6 को पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाओ। होप्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो एंड सब्सक्राइब आपने नहीं किया है सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।